नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपके लिए खास खबर। ये ट्रेड डील नहीं है, एप्स्टीन नहीं है, ईरान, इज़राइल, अमेरिका अलग युद्ध चल रहा है, उसकी खबरें आप देख ही रहे होंगे। लेकिन ये आने वाले युद्ध की खबर है, चुनावी युद्ध। तमिलनाडु में कैसे डीएमके या एडीएमके चल रहा है। बंगाल में दीदी चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से लड़ रही हैं एसआईआर को लेकर। और असम जो एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने है। क्योंकि क्षेत्रीय दल वहाँ पे नहीं के बराबर है। वहाँ आसाम गणतंत्र परिषद थी, लेकिन अब वो पूर्ण रूप से बीजेपी उसको, जैसा कि होता है बीजेपी जिसके साथ जाती है उसको लेके जाती है, वो पूर्ण रूप से उसमें विलय ही हो गई या समाप्त हो गई, ये माने तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसे में आसाम में कांग्रेस से ही माइग्रेट हुए हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और लगातार हिंदुत्व का बेस लेकर जो आग उगलते हैं, तो उसमें कई बार कॉम्पिटिशन होती है कि योगी आदित्यनाथ ज़्यादा भगवे हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा। और उन्हें काउंटर करने के लिए पूरी ताकत के साथ कांग्रेस उतरी है और प्रियंका गांधी को पूरे चुनाव का इंचार्ज बना के भेजा है। और प्रियंका ने जैसे ही असम में एंट्री की, मोदी जी की टेंशन बढ़ा दी। तैयारी इतनी जबरदस्त कि होली के पहले ही करीब-करीब 30 प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं। और जो राहुल के खास है, मतलब जो राहुल के राइट हैंड माने जाते हैं, उनको भी चुनाव में उतारा जा रहा है। असम में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी आक्रामक अंदाज में नजर आ रही है, जिसके संकेत इस बात से मिलते हैं कि चुनाव के ऐलान के पहले ही पार्टी ने प्रत्याशियों को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। असम में सियासी पारा चढ़ा हुआ है क्योंकि जल्द ही राज्य में चुनाव आयोग आधिकारिक तौर पर चुनाव की घोषणा कर सकता है। राज्य में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस इस बार बीजेपी से सत्ता छीनने की पूरी कोशिश कर रही है। इसलिए राज्य में कांग्रेस के सबसे अहम नेता गौरव गोगोई पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की असम में राजनीतिक मंशा बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की लग भी रही है, क्योंकि पार्टी ने चुनाव ऐलान से पहले ही अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन शुरू कर दिया। दरअसल असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया तेज कर दी। मीडिया रिपोर्ट के सामने आया है कि असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने जोरहट विधानसभा से, यानी जोरहट विधानसभा क्षेत्र है, वहां की सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक ऐलान चुनाव आयोग के चुनावी ऐलान के बाद ही किया जा सकता है। इतना ही नहीं, पार्टी ने असम के करीब-करीब आधा सीटों के लिए अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की शुक्रवार शाम को एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में आसाम के चुनाव के लिए राज्य के करीब-करीब 40 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। इस बैठक में संभावित उम्मीदवारों की जीत की संभावना, स्थानीय समीकरण और संगठनात्मक मजबूती पर चर्चा की गई। रिपोर्ट्स ये बताती है कि चुनाव से पहले प्रत्याशियों के चयन के लिए पार्टी ने सर्वे किया था। टिकटों के बंटवारे में सर्वे की रिपोर्ट पर ध्यान रखा जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीखों के औपचारिक ऐलान के बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पहली सूची में उन सीटों के उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं जहां पार्टी अपने चुनावी स्थिति को जीवन पर सबसे ज्यादा मजबूत मानती है। असम चुनाव को लेकर जिस तरह की हलचल है, उसमें यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि पार्टी चुनावी ऐलान के पहले ही करीब-करीब सभी, यानी जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, 126 सीटें हैं विधानसभा में टोटल, उस पे सभी पे उम्मीदवार करीब-करीब तय हो जाएँगे। बता दें कि आसाम में करीब-करीब 30% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और कांग्रेस इन्हें अपने लिए मजबूत मान रही है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को एकमुश्त वोट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता ही प्रत्याशियों की जीत या हार तय कर सकते हैं। कांग्रेस इस बार मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए लोकसभा सांसद
रकीबुल हुसैन पर दांव लगा रही है। गौरतलब है कि रकीबुल हुसैन धुबरी लोकसभा सीट से सांसद है और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उन्हें आसाम में कांग्रेस का सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता माना जाता है। लोकसभा चुनाव में रकीबुल ने सबसे ज्यादा वोट के अंतर से चुनाव जीता था, जो कि 10 लाख से भी ज्यादा आंका गया था। ऐसे में पार्टी के लिए हुसैन को मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिहाज से बीजेपी के लिए अहम माना जा रहा है, मतलब बीजेपी को काउंटर करने के लिए। खास बात यह है कि इस बार कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को आसाम चुनाव के लिए अहम जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस ने पार्टी रणनीतिक फैसले के तहत प्रियंका गांधी को असम चुनाव के स्क्रीनिंग कमेटी की प्रमुख बनाई है। पार्टी ने यह फैसला इसलिए किया जिसमें पार्टी उम्मीदवारों के चयन में मजबूत नेतृत्व और बेहतर रणनीति तैयार कर सके। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रियंका को असम भेजे जाने पर कहा था कि यह कदम असम में कांग्रेस की स्थिति मजबूत करने और सत्ता में वापसी की कोशिश का हिस्सा है। इससे पार्टी को फायदा हो सकता है। प्रियंका गांधी जब असम में पूरी तरह से सक्रिय हो गई, इसलिए असम का चुनाव पार्टी के लिए नाक की लड़ाई भी मानी जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें कि प्रत्याशियों की सूची की बात करें तो बीजेपी भी प्रोएक्टिव नजर आ रही है। असम बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सेकिया ने ऐलान किया कि पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची होली यानी डोल उत्सव के बाद घोषित करेंगे। नलबाड़ी में मीडिया से बात करने के दौरान सेकिया ने कहा था कि पार्टी अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रही है। जल्द ही उपयुक्त समय पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी और इस बार भरोसेमंद प्रत्याशियों को ही मौका देगी। असम में दूसरी तरफ ये 2 प्लेयर हैं, लेकिन जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी अब देश के चुनाव में जो भी चुनाव हो रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा प्लेयर जो है अब चुनाव आयोग हो गया है। क्योंकि हमारे कम से कम मुझे तो ये लगता है कि नतीजे पहले डिज़ाइन होते हैं और उसके हिसाब से चुनाव करवाए जाते हैं। लेकिन असम में कांग्रेस भी डटी हुई है। एसआईआर को लेके एक विशेष ड्राइव अलग से चुनाव आयोग ने वहाँ घोषित की है। चुनाव आयोग ने इस बार ये भी बताया कि ईवीएम पर रंगीन फोटो होंगे उम्मीदवारों के और सिंबल भी होगा और उनके नाम बड़े फॉन्ट में रखेंगे ताकि आसानी से पढ़ा जा सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 1200 का ही एक बूथ होगा ताकि लाइनें लंबी नहीं रहे। उन्होंने कहा कि जो अ अ, लोगों के टेबल्स दूर रखे रहते थे राजनीतिक दलों के, वो 100 मीटर के दायरे में होंगे। मोबाइल आप ले जा सकते हैं, लेकिन जहाँ वोटिंग करना है उसको बाहर रख सकते हैं। ऐसे कई बदलाव नए लाने का पक्ष में हैं। लेकिन एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है असम में, वहाँ पहले से ही आदिवासी बुरी तरह से हेमंत विश्व शर्मा के सरकार के खिलाफ है और पिछले 1 साल से करीब-करीब कई बार मशाल जुलूस निकाल चुके हैं, अपनी माँगें माँग चुके हैं और उनकी उग्रता देखते हुए मुस्लिम मतदाता, आदिवासी, एंटी इनकम्बेंसी और अथाह भ्रष्टाचार के चलते कांग्रेस को एक बहुत बड़ा राज्य अपने हाथ में, मतलब एक उत्तरी पूर्व का एक राज्य उनके हाथ में आ सकता है और आसाम आने का मतलब जो बाकी 7 सिस्टर ऑफ ईस्ट है, उस पे भी आप घुसपैठ, मतलब वहाँ पे फिर अपना एक बार वजूद बना सकते हैं। लेकिन असम जीतना लड़ाई जो असम की है सिर्फ बीजेपी की नहीं, ये जीने मरने की लड़ाई हेमंत विश्व शर्मा की भी है, क्योंकि उनके सिवाय असम के पास कुछ नहीं। यदि असम में वो सत्ता में वापस नहीं आते, तो फिर वो हिंदुत्व वाला कार्ड का क्या होगा? ये भी एक देखना होगा। लेकिन हिंदुत्व का कार्ड असम में कितना चलेगा? ये इस चुनाव के नतीजे तय करेंगे। चुनाव आयोग की फाइनल लिस्ट क्या आती है? वहाँ मुस्लिम मतदाता बहुत ज़्यादा है। एक राजनीतिक दल और है जो मुस्लिम मतदाताओं को साधता है और जैसे पिछले यदि हम चुनाव की नतीजे देखें तो 126 सीटों में से बीजेपी के पास 67 सीट्स थी, मतलब एक सिंपल मेजोरिटी पे बीजेपी आ गई थी। साथ में असम गणतंत्र परिषद के 9, यूपीपीएल के 7 और बीपीएफ के 3, ऐसे टोटल उनके पास एनडीए के पास 86 का आंकड़ा था, जो एक अच्छी कंफर्टेबल मेजोरिटी थी। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास मात्र 22, आरडी के पास 2, सीपीआईएम के पास 1,
ऐसे 25 का ब्लॉक कांग्रेस का है और एआईयूडीएफ जो लोकल मुस्लिम पार्टी है उसके पास 15 है। यदि मुस्लिम मतदाता फिर डिवाइड हो जाता है तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा और यदि ये मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के पीछे खड़ा हो जाता है तो एंटी इनकम्बेंसी प्लस भ्रष्टाचार और बहुत सारी चीजें जो सरकार के खिलाफ जाती है, उससे कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा चांस है। लेकिन फिर टिकट बंटवारे के समय कांग्रेस कितनी भी तैयारी करे, टिकट बंटते कैसे हैं? सर्वे रिपोर्ट कैसी आती है? हरियाणा जैसी नहीं आनी चाहिए। जिन लोगों के डिपॉजिट जब्त हो गए, उनको विनिंग बताया था। ऐसे सर्वे वालों को उठा के फेंक देना चाहिए कांग्रेस ने। यदि वही सर्वे वाले आ गए, तो फिर पैसे का खेल होगा। कई चीजें हैं जो कांग्रेस कई बार जो डर लगता है कि जीती हुई बाजी हारती है। क्या इस बार भी? क्योंकि एक बार प्रियंका जी को भेजा इसलिए कि कम से कम वो ये देखे कि ये जो टिकटों का खेल होता है ये ना हो। लेकिन फिर प्रियंका जी को अपनी पुरानी टीम जिन्होंने यूपी में बर्बाद कर दिया कांग्रेस को, उसको दूर रखना होगा। देखते हैं क्या होता है। लेकिन वर्तमान में तो प्रियंका जी के एक्टिव होने से बीजेपी के कहीं न कहीं माथे पे शिकन तो दिख रही है। आज इस विशेष शो में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।